हेलो डियर स्टूडेंट, सीबीएसई 2024 में जो पेपर हुआ है फिजिक्स का उसको डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। जो मैं पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं वो पेपर सेट है बेटा आपका सेट नंबर 1 है। पेपर कोड है 554/1। इसमें जो पेपर फिजिक्स का ओवरऑल बात करें बेटा, जितने भी स्टूडेंट से हमने बात की है तो ये पेपर मॉडरेट है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी का पेपर वैसा ही हुआ है जैसा आपका हुआ है। पेपर मॉडरेट लेवल है। अब देखते हैं इसके मॉडरेट लेवल में कौन कौन से क्वेश्चन टफ थे, कौन से इजी हैं। ऐसा नहीं है बेटा कि आप के नंबर कम आएंगे पेपर में। जब टफ होता है तो सीबीएसई की तरफ से थोड़ी लीनियरिटी, चेकिंग में लीनियरिटी होती है और उस लीनियर चेकिंग में आपके नंबर्स जितने आपको गेन करने हैं उसके अप्रोक्स उससे ज़्यादा ही नंबर आते हैं। ऐसी टेंशन नहीं है। फिर भी जो आपने लिखा होगा राइट है या नहीं है उन सबको अपन डिस्कस करते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा है और कैसा नहीं रहा है। फर्स्टली इंस्ट्रक्शन से जो मैंने लेफ्ट कर दिए हैं आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन 1 में है। टू चार्ज प्लस क्यू एंड टू चार्जेस है प्लस क्यू। तो इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है टू चार्जेस। टू चार्जेस की बात करेंगे तो आपके पास और दोनों चार्ज कौन से हैं, प्लस टू क्यू। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे चार्ज AK plus Q and another charge also plus Q and third charge is minus 2Q is placed at the center, right? And find out the total potential energy। तो थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी तीनों की थ्रू होगी ना बेटा। तो कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, K Q Q1 Q2 अपॉन R। तो मैं इन दोनों के बीच में लेता हूं तो K तो बाहर ले लूं बेटा। K ये टोटल डिस्टेंस इन्होंने 2A दी हुई है तो ये वाली डिस्टेंस A और अगेन दिस डिस्टेंस इज A, यही होगा। तो यहां से K Q, अब देखो K की बात करें, पहले बात करेंगे K में कांस्टेंट ले लूं, K का मतलब 1/4πε0। अगली स्टेप में लिख दूंगा Q1 पहले की बात करें तो Q माइनस 2Q अपॉन A। ऐसे ही होगा इन दोनों चार्ज के बीच में भी Q माइनस 2Q अपॉन A। और तीसरा चार्ज होगा आपके पास दोनों प्लस Q, तो Q एंड Q अपॉन 2A। जब इस कंप्लीट इक्वेशंस को सोल्व करोगे K की वैल्यू 1/4πε0 सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा C माइनस 7Q² अपॉन 8πε0A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेटेड है बेटा, आपके पास दिया हुआ है टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग balls B1 and B2 -7 pico coulomb एंड -4 pico coulomb रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपके पास टू कंडक्टर्स दिए हुए हैं -7 + 4 और तीसरा कंडक्टर, ये दोनों किससे टच हुए हैं, थर्ड से जिसपे चार्ज नहीं दिया हुआ है। आफ्टर दैट फाइनल चार्ज तीनों पे आ जाता है -2 pc। तो आप चार्ज कंजर्वेशन लो यूज लें तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे -7 + 4 और थर्ड चार्ज आपको पता नहीं है और सब पे कितना चार्ज हो गया, -2 -2। तो यहां से ये कितना हो गया, -3 + Q = ये हो गया आपके पास -6। तो ये चार्ज हो जाएगा आपके पास, ये गया -3 पिको कुलॉम, यानी कि बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया हुआ है आपके पास द क्वांटम नेचर ऑफ एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें बेटा तो यहाँ पे ध्यान देखें, देखो सीधी सी बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड होती है, उससे बिलो फ्रीक्वेंसी की आप लाइट इंसिडेंट करेंगे तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, आंसर होगा बेटा आपका ए, ठीक है। और अदर देख लो, अदर में जो दिया हुआ है वो आपके रॉन्ग आंसर है। जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। when the metal surface is illuminated electrons are ejected from the after some time, no it is a instantaneous process। इस तरीके से देखोगे तो ऑप्शन, अदर ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं और ए ऑप्शंस करेक्ट है। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, आर इज n² होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो फिफ्थ किससे रिलेटेड है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the straight wire is kept horizontally along east west direction if a steady current flows in a wire from east to west। यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है देखें,
यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास डायरेक्शन में, बना देता हूँ। स्ट्रेट वायर केप्ट इन हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट, ये हो गया इस डायरेक्शन में ईस्ट और ये वेस्ट। और करंट कहाँ फ्लो हो रही है, करंट फ्लो वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, करंट जा रही है ईस्ट टू वेस्ट। फिर बताना है पॉइंट अबव दी पॉइंट, ऊपर की साइड आपको पॉइंट बताना है, तो राइट हैंड थंब रूल लोगे। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, नॉर्थ की डायरेक्शन में, अपवर्ड नॉर्थ है। ये नीचे होती तो आ जाती इधर, अभी कहाँ आ रही है, करंट इधर जा रही तो अपवर्ड, यानी कि आंसर आएगा आपका सी, नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फ्रॉम अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये आपको सबको पता होगा, आंसर है स्मॉल एंड नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखें, अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 10 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर, अमीटर के लिए दी हुई है वैल्यू 1 एम्पियर यूजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 शंट की वैल्यू दी हुई है, अमीटर विल शो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ फॉर अ करंट ऑफ अबाउट, यानी कि आपको क्या फॉर्मूला यूज लेना है बेटा, यहाँ पे आपको पता है जब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते हैं तो पैरेलल में एक शंट कनेक्ट करते हैं, यही होता है। इधर से जो करंट फ्लो हो रही है अमीटर, ये कंप्लीट अमीटर होता है और अमीटर की करंट दी हुई है 1 एम्पियर, यानी कि इधर से 1 एम्पियर करंट आ रही है और गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट IG होती है, तो इधर कितना हो गया 1 माइनस IG, और ये होता है शंट, और शंट यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.1, और रेजिस्टेंस इसका RG कितना दिया हुआ बेटा 100 ओम, यही है। तो आप क्या फॉर्मूला ले सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जब पोटेंशियल सेम होगा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे IG, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट इनटू 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया 0.1 1 माइनस IG, यही होगा। जब ये 0.1 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया 1000 IG इज इक्वल टू 1 माइनस IG, ये 1 है बेटा, ये इधर गया तो IG इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 1/1000, जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने पे आपकी, यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू की बात की गई है, अबाउट अप्रोक्स, तो ये हो जाएगी आपकी किसके इक्वल होगी बेटा 1 मिली एम्पियर, जो आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा जिसको अपन चेंज कर देंगे वैल्यू को, तो 1 मिली एम्पियर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बात की जाए, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरीज अ करंट I, अनदर लूप ऑफ b रेडियस r इक्वल्स टू r/20 is placed concentrically is placed in a plane, magnetic flux loop is proportional to, ये वैसे क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की टाइप के क्वेश्चन से, इसमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं उसकी बात करें तो ध्यान दें बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास पहले तो लूप ए दिया हुआ है, मैं यही ले लेता हूं, ये लूप ए हो गया, R कैरीज अ करंट अनदर लूप ऑफ B, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, कैरीज करंट, इसकी रेडियस है कैपिटल R, और करंट फ्लो हो रही है बेटा I। नेक्स्ट बात की जाए, R इज इक्वल टू r/20 इज प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली, यानी कि r/20 इससे छोटा लूप है, ये अनदर लूप है जिसकी स्मॉल r/20 दी हुई है, ठीक है। इस प्लेस प्लेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी बी में मैग्नेटिक फ्लक्स लोगे इस बी वाले लूप में, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा फाई इक्वल्स टू बी ए, यही होता है। अब बी जो होगा ये किसका होगा, ए का होगा ना, तो बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है म्यू नॉट I/2r, यही होता है इस सर्कल के थ्रू सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगा बेटा पाई r स्क्वायर, और r का मतलब ये वाली r आएगी, तो आपके पास हो गया r स्क्वायर बाई 20, यानी कि r/20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे r के साथ रिलेशन पूछा है तो ये r कट हो जाएगा, ओनली एक r बचेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा r के, तो आपका आंसर आएगा A। ठीक है बेटा, 8 का आंसर आ जाएगा आपका A। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, 9 क्या है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करोगे बेटा तो 9 दिया हुआ है, फिगर शोज दी वेरिएशंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL एंड 2, यहाँ पे ग्राफ दिया हो, इस ग्राफ से रिलेटेड आपको वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, देखें जब भी ग्राफ दिया होता है सिंपल सी बात है, आपके पास 10
5 10 30 लोगे बेटा, 10 30 लोगे तो कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी कि एक्सएल अपॉन ओमेगा, यही होगा L1 के लिए। ये किसके लिए वैल्यू है, L1, तो एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ओमेगा एल अपॉन एल, एल से एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे 1030 एक्सएल अपॉन ओमेगा आएगा बेटा। तो यहाँ पे जो होगा एक्सएल और ये ओमेगा, तो एल आपके पास पेंडिंग रहेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। L1 अपॉन L2 निकालना है तो L2 कितना आ जाएगा 1060, तो 1030 और 1060 1/√3 और इसकी 1030 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/√3 और 1060 की वैल्यू कितनी होगी 1030 की 1/√3 और ये हो जाएगी √3 जो डिवाइड में है तो डिवाइड में रहेगी यानी कि 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैलकुलेशन समझ आ रहे, पहले से डिवाइड में है बेटा इसलिए डिवाइड में आएगी वैल्यू। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है आपका फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है, जो इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट लिखाया भी जाता है, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए कोयल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट बी इज परपेंडिकुलर इन अ कोयल। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ लगाओ बट टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल पे इसको मॉडरेट अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दी मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी फाई की, तो फाई का फॉर्मूला कितना होता है, फाई बी एन ए कोस थीटा। तो यहाँ तो थीटा तो 0 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेस्ड है तो इसको तो हटा देंगे। यहाँ से आपके पास क्या चेंज हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है यानी कि एरिया कांस्टेंट है। तो ये एन ए ये बाहर आ जाएगा, आपके पास वैल्यू होगी डी बी अपॉन डी टी। तो इसकी बात करोगे बेटा माइनस एन ए, आपके पास डी बी अपॉन डी टी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी नॉट कोस 2π/t इंटू टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये बी नॉट बाहर होगा और कांस्टेंट वैल्यू टी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये भी कांस्टेंट है टाइम। इस यहाँ पे इनसे रिलेटेड कोई बात नहीं है, वैसे ये टर्म्स किस में चेंज हो जाएगी, माइनस कोस 2π/t इंटू टी ये आएगी बेटा। इससे मेन कहानी है, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, आपका मेन फैक्टर बच जाता है साइन 2π/t इंटू टी। इससे रिलेटेड आपको कैलकुलेशन करनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब इस वाले कंपोनेंट्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी कि साइन 2π/t इंटू टी इक्वल्स टू मैक्सिमम। अब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, साइन की 1 होती है। और 1 कब कब आती है बेटा जब इससे वैल्यू निकालोगे तो एक तो 90 पे 1 होती है, 180 पे 0, 270 पे वापस वैल्यू रिवर्स होके आएगी ना। तो किससे निकल के आएगी, जब उसको आप सोल्व करोगे तो आप जो वैल्यू ऐसे ए की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है t इक्वल्स टू एन टी बाई 4 पे। जब सोल्व करेंगे तो उसको वैल्यू निकल के आएगी t इक्वल्स टू एन टी बाई 4। नेक्स्ट बात की जाए बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए क्योंकि इस टाइप्स के एनसीईआरटी में एक बिल्कुल आपको डीप स्टडी करनी होगी तब जाके इसका आंसर मिलता है। एज अ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीज, स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीज की बात करें तो स्पेक्ट्रल लाइंस कब डिक्रीज होती है, जब क्लोजर दे अपीयर्स कहाँ पे, क्लोजर टुगेदर एंड स्ट्रॉन्गर इन इंटेंसिटी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है आपके 1 से 12 क्वेश्चन थे, वो MCQ क्वेश्चन नंबर 13 to 16 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय येलो लाइट। येलो लाइट के लिए बात की जाए बेटा वर्क फंक्शन तो उस जिंक प्लेट से कम होता है, तो ये असर्शन रोंग है, असर्शन रोंग है, असर्शन रोंग है। फिर बात की जाए एनर्जी एसोसिएटेड विद अ फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन दी वर्क फंक्शंस। येलो लाइट के लिए मोर देन नो, जब लो है तभी तो वहां से येलो लाइट नहीं हो रही थी, तो ये भी क्या हो गया आपका रोंग हो गया, यानी कि आपका क्या स्टेटमेंट होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यानी कि आंसर डी आएगा इसमें। फिर बात की जाए दी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव
फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसकी बात की जाए तो ये राइट है बेटा, असर्शन राइट है। नेक्स्ट बात की जाए इसमें द चार्ज कैरियर्स इज मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड वेयर इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर पॉजिटिवली चार्ज। ये भी राइट है, बट इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि वो टेम्परेचर से रिलेटेड बात कर रहा है और यहाँ पे चार्ज कैरियर से रिलेटेड बात कर रहा है। तो आंसर आएगा आपका बी। इसका आंसर 14 का आंसर क्या होगा बेटा, बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात की जाए when electrons drift in a conductor it does not mean that all free electrons in the conductor are moving in the same direction। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे कब, it does not mean। ड्रिफ्ट कंडक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे राइट है कि सभी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसने नोट, क्योंकि कब करते हैं वो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तभी सेम डायरेक्शन में करते हैं, जनरली रैंडम मूव करते हैं, तभी तो उनकी वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो लेते हैं बेटा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपरपोज्ड ओवर अ लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी राइट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सुपरपोज्ड होती है सभी के लिए, और ये इसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्योंकि उसी से रिलेटेड वो वैल्यू निकलती है, वेक्टर सम होता है, यानी कि इसका आंसर आएगा ए। आंसर ए, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16 की, तो दिया है इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी रिड्यूस इन वन रीजन प्रोड्यूस अ डार्क फ्रिंज इन इंक्रीजेज इन अनदर रीजन एंड प्रोड्यूस अ ब्राइट फ्रिंज। इसके क्या होगा बेटा, असर्शन, यहाँ पे असर्शन रॉन्ग है, असर्शन राइट है क्योंकि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। दिस हैपन्स बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व, ये राइट है बेटा, और ये रॉन्ग है, नॉट कंजर्व नहीं होती, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होती है, इंटरफेरेंस में लिखाया भी जाता है, यानी कि असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन आपका टिक होगा, आपका जो ऑप्शन टिक होगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आएगा ऑप्शन सी। आफ्टर दैट आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी होगी, या पेपर टाइम में यदि दिमाग नहीं लगा पाते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके लिए टफ होगा, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी था इसी का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, ऑल्सो ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो आपको पढ़ाया जाता है बेटा, सिंपल सी बात की जाए तो थियोरेटिकल में से इस वाले चैप्टर्स में इसी की बात होती है कि यही इंपॉर्टेंट पार्ट बचा था, फॉरवर्ड बाइसिंग, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है फॉरवर्ड बाइसिंग। तो आपको पता है मैं डायग्राम फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा यहाँ पे इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, यहाँ पे होल्स बनाने होते हैं, वैसे इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी टाइप का मतलब फॉरवर्ड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये फॉरवर्ड होती है, और इसके रिवर्स कनेक्ट करो, पी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो रिवर्स बाइसिंग हो जाती है। और इनकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फॉरवर्ड की कैसी होती है बेटा, ये फॉरवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये करंट होता है, ये वोल्टेज होता है, ठीक है। और रिवर्स की किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो रिवर्स बाइसिंग होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो ऐसे होती है। यहाँ का जो वोल्टेज होता है उसे क्या नाम देते हैं बेटा, जीनर। यहाँ इस वाले में तो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज, ये होता है नी वोल्टेज, राइट। यहाँ पे ये ऐसे आएगा पहले जस्ट और कॉर्नर से फिर ऐसे हो जाएगा, तो इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज बोलते हैं, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात की जाए प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल V1 और V2, इस फॉर्मूले पे मैंने कहा था बेटा कि इस क्वेश्चंस पे, इस फॉर्मूले पे, क्योंकि इस ड्यूल नेचर में एक जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं या तो आइंस्टाइन इक्वेशंस पे या इसी फॉर्मूले पे आते हैं, और इसी पे न्यूमेरिकल भी मिला है, तो आप रेजोनेंस के साथ जुड़ के अपने मार्क्स को मैक्सिमम ला सकते हो बोर्ड के अंदर, क्योंकि 17, 18 ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बताए गए थे कि बेटा ये छोड़ के नहीं जाने हैं। यहाँ पे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स की बात की जाए तो यहाँ पे और क्या दिया हुआ बेटा, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्बडा की बात करें तो इसके साथ फॉर्मूला क्या होता है, H/2m QV, यही होता है फॉर्मूला। V इज अ पोटेंशियल्स। तो यहाँ पे बात कर लें, दोनों लैम्बडा सेम है, तो लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन एंड लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर सेम, दैट इज H/2m QV इज इक्वल टू, ये प्रोटॉन के लिए है, अल्फा पार्टिकल के लिए बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू मास ऑफ कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
और यहाँ पे ये दिया हुआ है अल्फा पार्ट, इसके लिए V1 है और यहाँ पे है V2, यही है बेटा। तो H से H कट जाएगा, स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड तो कंप्लीट, स्क्वायर करने पे M सब कट गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा V1 अपॉन V2 कर दोगे तो 8:1 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 19, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली की बात करेंगे तो किसी प्लेन पे, यानी कि मैं आपके पास ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम, ये आपके पास डायग्राम है, इसमें लाइट कहाँ से आ रही है तो यहाँ से नॉर्मल आने का मतलब यही हुई प्लेन के एंगल के 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये प्लेन नॉर्मली होने का मतलब सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आई इज इक्वल टू 0 एंड R1 यहाँ होता है वो भी 0। और यहाँ की बात करें, इसमें बोल रहा है कि इट ऑब्जर्व दैट इमर्ज जस्ट रे ग्रेजिंग इमरजेंस होने का मतलब एलोंग टू सरफेस होगी, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90, यानी कि 90 होने का मतलब ये वाला एंगल किसका होगा, TIR को फॉलो करेगा बेटा ये, तो ये एंगल 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 90 है तो ये 30, तो ये अगेन कितना हो गया 60, यानी कि साइन IC TIR की कंडीशन में कितना होता है बेटा, IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू DR ये होता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये हो गया और ये म्यू R, यानी कि जो भी मीडियम है उसकी बात की जाए तो मीडियम हो गया, तो आपके पास ये हो गया म्यू M, मीडियम की वैल्यू कितनी होगी म्यू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू म्यू, तो ये आपका आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 2 इलेक्ट्रिक हीटर्स rating power P1 and P2 at voltage V, they are connected in to a DC source of voltage V, find the power consumption by the combination, they will be consumed the same power, आपको बताना है क्या ये सेम पावर कंज्यूम्ड करेंगे इफ कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस टू दी सेम, तो दोनों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि पावर, पहले बात कर रहे हैं किसकी, सीरीज की, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक हीटर्स है, यानी कि रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं, इनकी पावर P1 है और P2 है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा R नेट R1 प्लस R2 यही होगा। और पावर की बात करें तो पावर कितनी होती है आपके पास, P इज इक्वल टू V²/R, यही होती है आपके पास V²/R, तो यहाँ पे R नेट लोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा V²/R1 प्लस R2, एक केस तो ये होगा। और सेकेंड केस बात करें, दे विल कनेक्ट कंज्यूम दी, दोनों की पावर P1 प्लस P2 की बात करनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पे पावर P नेट कितना हो जाएगा, P नेट जो हो जाएगा वो P1 प्लस P2 की फॉर्म में जाएगा, तो V²/R मतलब आपके पास R नेट आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा के। सेकंड बात करें किस में, यही बात करें अपने पास इनको पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो मैं पैरेलल ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ, तो पैरेलल वाले केस में क्या हो जाता है आपके पास, ये DC सोर्स वही है बेटा, इसकी पावर P1 और P2, यहाँ DC सोर्स है न्यूमेरिकल है, तो इस वाले फॉर्म में क्या हो जाएगी आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, R नेट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और पावर की बात करें तो यहाँ पे जो आपने इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको डेरिवेशंस भी करवाया जाता है, जब पावर निकालोगे तो पावर की फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे V²/R में वैल्यू पुट करोगे तो पावर दोनों में सेम कंज्यूम नहीं होती, DC सोर्स में ज़्यादा पावर कंज्यूम्ड होती है कंपेयर टू सीरीज पैरेलल कनेक्शन में ज़्यादा पावर कंज्यूम्ड होती है कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्या है बेटा, एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट अ पॉइंट B, यहाँ पे CB 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास 20 सेंटीमीटर है। और इसके बाद अपन बात करें ग्लास ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, नेचर एंड पोजिशंस ऑफ द इमेज ऑफ द बबल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट पॉइंट P, इसकी बात करें बेटा तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा क्या μ1, यानी कि जो आप लगाते थे रिफ्रैक्टिव सिंगल कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला यूज होगा, μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इक्वल्स टू μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास सिंगल कर्व सरफेस का, ये फॉर्मूला यूज लोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास, सोल्व आप कर लें कैलकुलेशन से, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी बेटा, इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर
-16, v इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर आ रहा होगा। आप सोल्व करें वैल्यू रख के, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है इसी का, और में भी क्वेश्चन था बेटा, यदि आपको वो टफ लगे तो आप नीचे वाला क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की गई है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है बेटा, इफ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप दैट इज, मैंने कहा था आपको बताया भी गया था बेटा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़कर नहीं जाने, उनसे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल होते हैं। और इस पेपर में बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस है। इफ in normal adjustment the refracting telescope the distance between the objective and eyepiece lens is 1 मीटर। ऑब्जेक्टिव और eyepiece लेंस के डिस्टेंस ही नाम दिया जाता है उसको, यानी कि डिस्टेंस दी हुई है 1 मीटर। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना होता है, एफ नॉट प्लस एफ ई इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है एक तरीके से। इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, और एम दिया हुआ है कितना 19 टेलीस्कोप में। फिर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस, आपको ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस की बात करनी है। तो यहाँ से दोनों को इक्वेशन बनेगी, इसकी वैल्यू आएगी एफ नॉट अपॉन एफ ई, यहाँ से ये हो जाता है एफ नॉट अपॉन एफ ई इक्वल टू 19। तो यहाँ से वैल्यू जो निकालोगे, दो इक्वेशंस आपके पास बन चुकी है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने पे यहाँ पे हो गया एफ नॉट इक्वल टू 19 एफ ई, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे एफ ई और इसमें 1 मीटर, तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा, आप सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। एफ ई आएगा आपका 5 सेंटीमीटर और एफ नॉट आएगा 95 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं बेटा, इन फॉर्मूले में आप वैल्यू रखें, सोल्व करें, आपका आंसर जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया भी था और अगेन एंड अगेन लर्न करने की बात की गई थी हर लेक्चर में, क्योंकि जब फ्यूजन चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट डिलीट हो गया है तो आगे से मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी भी यहाँ पे क्वेश्चंस में हो है क्वेश्चंस में, तो या फिर पीछे वाले पोर्शन से क्वेश्चन आता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस ही पूछता है, जो पूछा भी गया है आपके पेपर में। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन की बात करें तो आपको डिफरेंस पता है ही सही। फ्यूजन में हेवी पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, जिसमें यूरेनियम पे न्यूट्रॉन आके इम्पैक्ट करता है, वो इक्वेशन लिख भी सकते हैं। और फ्यूजन जो होती है उसमें स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइंड होके लार्ज एटम को फॉर्म करता है। इसी के सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट दिया है फ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ यूरेनियम PU 94-239 वेरी सिमिलर टू 92 यूरेनियम 235। हाउ मच एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड इफ दी ऑल एटम्स ऑफ, इसकी कैलकुलेशन में मान सकता हूँ कि थोड़ी टफ होगी। 1 ग्राम 94 यूरेनियम 239 अंडरगोज अ फ्यूजन, फ्यूजन प्रोसेस दिया हुआ है। द एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन इन 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की गई है बेटा, उससे रिलेटेड आपको एनर्जी निकालनी है, तो आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें पहले और उससे रिलेटेड आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे लोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बेटा कितने दिए हैं 239, यानी कि 230 मास नंबर इंटू एन ए का मतलब कितनी वैल्यू हो जाती है आपके पास 1/239, एन ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23, यही होगी बेटा। इससे सोल्व करोगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स आएंगे और एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन में 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, तो टोटल इससे 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप टोटल बाद में, टोटल एनर्जी रिलीज्ड, तो यहाँ पे इससे 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करने पे जब फाइनल आंसर आएगा आपके पास, वो कैलकुलेशन कर लें। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी थे थोड़े, उन्हें करते तो ये क्वेश्चन जरूर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा किसी स्टूडेंट के लिए टफ हो सकता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज लेके नेक्स्ट आंसर आएगा, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्स दिया हुआ और अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और अमाउंट ऑफ वर्क डन में तो कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि W इज इक्वल टू कितना होता है VQ, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले V निकालना पड़ेगा भैया, डेल्टा V इंटू क्यू होता है ना, तो V निकालोगे तो V के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर, होता ही नहीं होता, यही होता है। तो यहाँ से पहले आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एक्स आई कैप, अब ये आर की फॉर्म दी हुई है, तो ये बेटा जब आई कैप जे कैप में दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, यही ले सकते हैं। जब ये वैल्यू लोगे डी एक्स आई कैप डी वाई डी जेड, तो यहाँ पे आई कैप वाला आई कैप से रिलेशन लोगे तो ये कितना बच जाएगा आपके पास बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई का मतलब 10x प्लस 4 और ये बच जाएगा आपके पास dx की फॉर्म में, ठीक है। फिर इसमें इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी सोल्व करोगे तो मैं आपको बता दूं इसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये माइनस तो है ही सही, 10x² / 2 + 4x, यही होगा बेटा, 4 ही था, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू ये होगा, माइनस तो बाहर है, 5x² + 4x, ठीक है। अब बात की जाए इसमें इनिशियल टू फाइनल, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, x1 से x2 लेनी होगी, तो ये हो जाएगा x1 और x2। अब x1 और x2 की वैल्यू क्या है, तो वो डिपेंड करेगा कि वर्क डन, जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट आप निकाल रहे हो, तो फर्स्ट पॉइंट पे कितना हो गया q, तो कितना दिया हुआ है यूनिट चार्ज, यानी q की वैल्यू कितनी हो गई 1, और डेल्टा v यानी कि v की वैल्यू कितनी आ रही है -5x² + 4x, यही है ना बेटा आपके पास वैल्यू कितनी है 5x², x² का मतलब आपके पास वैल्यू हो गई कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 5 और 10 है, इसका मतलब x1 से x2, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी x1 x2, तो x1 वैल्यू है आपके पास 5 का स्क्वायर -4 प्लस 4 इंटू x, वही 5 का स्क्वायर, यही है ना बेटा पहले तो, क्योंकि बाहर माइनस है, अभी मैंने माइनस को मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, ये केवल नॉर्मल है, फिर इसके बाद ये बाहर माइनस है, इसमें वैल्यू पुट करो वर्क डन में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, मतलब दो फॉर्मूले यूज लेने हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, सेकंड वाली टर्म में भी आप इसको लो, वर्क डन में एक बार ही हो गया, आप सेकंड टर्म्स में क्या लोगे 10, ठीक है, पहली बार में आपने लिया है 5, दूसरी बार में कितनी वैल्यू लोगे 10, ठीक। अभी माइनस बार है, ये ध्यान रखना, यानी कि x1 x2 अपॉन x1 है, यदि माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दोनों वैल्यू यही होगी। फिर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स डिटेक्टेड एंड स्कैटरिंग एंगल गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपके पास 2 कंक्लूजन, तो इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा दिया होता है एन थीटा, यानी कि थीटा और थीटा में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यही ग्राफ होता है आपके पास, रेगुलर कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, और उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो स्ट्रेट होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास होते हैं एट एन एंगल थीटा पे, कम होते जाएंगे, और जब 0 डिग्री एंगल होता है, मतलब थीटा = 180 डिग्री, 0 पे तो मैक्सिमम, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया डिक्रीज होते हैं, और जब 180 डिग्री हो जाता है तो कितने पार्टिकल्स होते हैं 1 in 8000, वो आपके यहाँ से पास होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए उसी में और क्या पूछा था बेटा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में आपको बताया भी जाता है कि यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल आता है, इधर न्यूक्लियस होती है, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है R0, इस R0 को ही क्या नाम, जहाँ पे आते आते ये रेस्ट होता है और अगेन रिपीट हो जाता है अपने पाथ पर, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको नाम दिया जाता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एट विच अल्फा पार्टिकल इज रिट्रेस इट्स पाथ एंड न्यूक्लियस, वहां तक की जो डिस्टेंस है उसको ही क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देते हैं। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ½ mv², और यहाँ पे होता है kZe, और अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो 2E/R0, इससे R0 निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करें बेटा, फाइंड द करंट इन द BM इन सर्किट, आपको BM में करंट निकालनी है, तो पहले ये एक तरफ के सारे सर्किट दिए हुए हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं, तो 2R और R तो ये हो गया कितना बेटा 4R, क्योंकि सीरीज में 4R और 4R को सोल्व करोगे तो ये अगेन पैरेलल होंगे, तो 4R ही आएगी वैल्यू बेटा,
सोल्व कर लेना, वहाँ पर पैरेलल में है तो 4r ही होगी, 4r और 4r मतलब ये 2r हो जाएगा, 2r एंड 2r। इसको सोल्व करोगे, ये 4r है, ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल से जब हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2r, ये 2r और ये 2r मिलकर अगेन 4r और 4r और 4r अगेन मिलोगे तो ये वापस 2r बन गया, एक तरीके से अपन बात करें तो यहाँ पे अब 2r बनने के बाद आप इक्वेशंस लगाएं। एक यहाँ से करंट मैं नया सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। इधर दी हुई है 10e, ये दिया हुआ है 6e, ये था आपके पास 3r और ये वैल्यू है आपके पास 4r, और इधर सोल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपके पास। जो इक्वेशंस बनेगी, मैं इक्वेशंस की बात करता हूँ, डायरेक्ट इक्वेशंस आप बना लें, और ये वैल्यू हो गई 2r, ठीक है। उसमें इक्वेशंस बनाने पे क्या होगा, आप यहाँ से अब करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करें 10r से, तो यहाँ से करंट मान लो I फ्लो हो रही है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इसमें जाने वाली करंट I1 है, तो इधर जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी I माइनस I1, तो यहाँ एंटर होगी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे एंड पॉजिटिव नेगेटिव। आपको इससे ही करनी है इक्वेशन बना के बेटा, क्योंकि बोर्ड में इक्वेशंस बनाने वाला मेथड ही एप्लीकेबल है। ये अगेन हो जाएगी I, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी आपकी, एक तो माइनस 3r इंटू I, और इधर गए माइनस में इस लूप में ले रहा हूँ KVL को, तो यहाँ पे माइनस ये 4r इंटू I1 और प्लस 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी आपकी बेटा, और सेकंड इक्वेशन इस वाले लूप में बना लो। तो इस वाले लूप में मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ, इसमें भी ऐसे ही चल लो। यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो -2r और ये करंट हो गई I माइनस I1, इधर आए तो -6, फिर इधर पॉजिटिव प्लस 4r इंटू I1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी दो इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, इसमें I1 की वैल्यू यानी कि इस वाले में निकालना है, तो I1 निकालना है जो 25/13 E/R आएगा। कितना आएगा 25/13 E/R आपका आंसर होगा, ठीक है। 20/13 25E/13R ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो दिया हुआ है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। करंट फ्लो हो रही है जिसमें 0.1 XY प्लेन में, लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स इज द सेम प्लेन, और एक प्लेन में स्ट्रेट वायर भी, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सोन इन फिगर, तो फिगर में दी हुई है, ठीक है। अब बात करें वर्ताकार लूप में, और क्या बताना है आपको, बताना है सर्कुलर लूप find out the direction and value of current at that has to be maintained the wire so that net magnetic field at O is 0। आपको बताना है कि इस वायर में किस तरह की करंट फ्लो हो रही है और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाए 0। तो यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आने का मतलब क्या हो गया, देखो इसमें करंट ऐसे जा रही है। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करें तो करंट ऐसे जा रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर, ठीक है। लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है अंदर, यानी कि हो गया वो G क्रॉस, यही हुआ। और इसके थ्रू कहाँ आना चाहिए बाहर, तो करंट कैसे फ्लो करवाओगे, पहले तो इस डायरेक्शन में, ये तो करंट की डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन देनी थी तो ये तो डायरेक्ट आ गई। और वैल्यू बतानी, तो वैल्यू के लिए अब देखो क्या कैलकुलेशंस होगी। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो गया, ठीक है, डायरेक्शन। अब वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पे बात करें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया B ड्यू टू रिंग सर्कुलर लूप और B ड्यू टू वायर, ये इक्वल हो, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन अपोजिट होगी, तभी नेट फोर्स कितना होता है वहां पे 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 बात की गई है। तो रिंग पे फॉर्मूला सेंटर पे कितना होता है μ0I/2r, इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, I दिया हुआ है, रेडियस इसकी दी हुई है बेटा, ये रिंग वाला केस है। और वायर से r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो फॉर्मूला कितना होता है यहाँ से, भाई ये वायर की लेंथ नहीं दी हुई है तो इन्फिनिट वायर कंसिडर करोगे, तो μ0I/2πr, ये किसके लिए है वायर के
लिए। तो ये वायर की करंट, यहाँ पे सब कुछ गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, आप सोल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। डायरेक्शन मैंने बता दी, यहाँ पे रिंग की रेडियस होगी, इसकी डिस्टेंस आर का मतलब होती है स्मॉल आर ले लें, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। सोल्व करोगे आपके पास आई का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर वेवलेंथ रेंज विच आर यूज्ड फॉर FM ब्रॉडकास्ट एंड इलेक्ट्रो डायरेक्शंस ऑफ फ्रैक्चर्स इन बोन्स। इसकी बात की जाए बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, मैंने कहा था इसका एक चार्ट होता है, वो आपको एनसीईआरटी में चार्ट दिया पूरा रटना है, या वो नहीं रटते हो तो आपको पीआईपी क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले FM रेडियो ब्रॉडकास्ट, इसमें कौन सी वेव्स यूज होती है, रेडियो वेव्स यूज होगी यहाँ पे, और इसकी रेडियो वेव्स आ जाएगी। और डिडक्शंस फॉर फ्रैक्चर्स इन, पहले एक एक को कर लेते हैं। वेवलेंथ रेंज की भी बात करें तो 1 to 10 मीटर होगी, रेडियो वेव्स 1 to 10 मीटर वेवलेंथ में, मीटर में बात कर रहा हूँ मैं ना। डिडक्शंस फॉर फ्रैक्चर्स इन बोन्स, बोन्स के फ्रैक्चर्स में कौन सी होती है, एक्सरे, और एक्सरे की रेंज कितनी होती है बेटा, 10⁻⁻6 to 10⁻⁷ -12 के अप्रोक्स भी होती है मीटर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, मस्कुलर स्ट्रेन में इंफ्रारेड यूज होती है, और इंफ्रारेड की रेंज 10⁻³ to 10⁻⁷ मीटर के अप्रोक्स। ये रेंज तो वैसे आपको ध्यान होनी चाहिए, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऊपर वाले -12 के आसपास थी, ये -7 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब it is the phenomena of production of induced current, induced EMF in a closed coil when the current changes in the neighboring circuit with respect to time। पास वाले में चेंज होती है तो इसमें मेन सर्किट में जो करंट आती है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम देते हैं। और राइट दी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, हेनरी होती है ना बेटा, फाई इक्वल्स टू एम आई होता है तो एम इक्वल्स टू 5/I, यानी कि वेबर पर एम्पियर, उसी को हेनरी नाम दिया जाता है। ड्राइव एंड एक्सप्रेशन देखो, कोएक्सियल वाला डेरिवेशन है, मैंने बार बार कहा था इस चैप्टर से 2 डेरिवेशन, 2 क्या 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे और तीनों इस पेपर में आए। एक था कोएक्सियल वाला, एक था यहाँ पे एसी जनरेटर, एसी जनरेटर भी आगे पूछा गया है, और एक मैंने बताया था आपको बीएलवी वाला डेरिवेशन, तो बीएलवी वाले की जगह ये कोएक्सियल वाला है। 3 में से 2 टॉपिक पेपर में आ जाना बेटा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो पेपर मैं मानता हूँ मॉडरेट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फेल नहीं हो सकते इस पेपर में, आप 50 एबो मार्क्स गेन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर मैं कहूँगा कि टफ थे, ये डेरिवेशन से आपके 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड वाला जो आपको इजीली आता होगा, डायग्राम वगैरह में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको, एक कोएक्सियल इधर होगी, एक यहाँ होगी, इसका डेरिवेशन से आपको आता है पहले ये, तो नंबर ऑफ टर्न्स लेके चलते हैं, बस ये होता है कि फ्लक्स पे म्यूचुअल इंडक्टेंस φ12 होगा, तो यहाँ M12 होगा तो φ1/I2 होगा। अब ये फ्लक्स φ1 लोगे तो फाई का फॉर्मूला BNA cos थीटा होता है, ये होता है ना, तो B ये कौन सा होगा 2N फाई इक्वल्स टू ये 1 एरिया है कोस थीटा तो फिर 0 हो जाएगा, थीटा 0 होते ही कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये B2 निकालना पड़ता है यहाँ पे, जब B2 निकालते हैं तो B2 की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास सोलेनॉइड के लिए, μ0 Ni/L, तो L तो सोलेनॉइड, B2 है तो ये B2 और करंट आ जाएगी I2, ये वैल्यू पुट करोगे तो फॉर्मूला हो जाता है μ0 N² A/L टोटल, सोल्व करोगे तो। नेक्स्ट दिया है व्हाट आर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वीक टू स्ट्रॉन्ग जाते हैं, ये होता है ना, डेफिनेशन सबको पता है इसकी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। डाया क्या होते हैं, डाया फेरो दोनों में, तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो डेफिनेशन। एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ सूटेबल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन से रिलेटेड आपको पता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मतलब थ्योरी लिखाई भी है मैंने कि इसमें डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो ऑल ओवर डोमेन्स में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि इधर उधर होंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है 0। जैसे ही ये B 0 था, B एक्सटर्नल इक्वल टू 0, जैसे B एक्सटर्नल होगा ऑल ओवर डोमेन्स मूव्स इन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से जो आपको बार बार बताया भी गया था।
कि यहाँ से इस चैप्टर से, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट डिलीट था, तो बार मैग्नेट वाले चैप्टर से क्वेश्चंस कम आते पार्ट वाले से, क्योंकि वो चैप्टर 1 में भी सिमिलर होते हैं, तो क्वेश्चंस यहीं से जनरेट होना था, तो उसी पे जनरेट हुआ भी है। नेक्स्ट बात की जाए बेटा, सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29, 30 दो क्वेश्चन होंगे। इनमें बात करते हैं, केस बेस्ड है। केस बेस्ड में आपके पास ऊपर वैल्यू दी हुई सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। आप पैराग्राफ पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़े, जरूरत लगती है तो अपन पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन Ge is doped with pentavalent impurity, the energy required to free the weakly bond electron from the dopant is about की बात करें यानी अप्रोक्सीमेटली एनर्जी की बात की गई है। तो एनर्जी की बात करोगे तो इसका आंसर कितना होगा, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बी आंसर आएगा। जो डायरेक्ट वैल्यू होती है बेटा Ge की, यहाँ पे कोई उसको रटने वाली वैल्यू नहीं थी, Ge की डायरेक्ट वैल्यू होती है। एट अ गिवन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर 2, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू दी हुई है, इसको सोल्व करना होगा। देखते हैं वैल्यू। चार्ज इंट्रिंसिक यानी कि Ni की वैल्यू है आपके पास 8 doped with pentavalent atoms, the result of number of holes is becomes, यानी कि ये NH की वैल्यू है और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पे पहले पिछली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी था और अभी भी मानते हैं केस बेस्ड में, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी पे। तो यहाँ प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन उसी टाइप के, वैल्यू चेंज है तो आपको पता है, मैंने इस फॉर्मूले पे अभी BPT 5 में इस पे क्वेश्चंस भी दिया था। BPT 5 अपने बोर्ड, अपने रेजोनेंस का वो टेस्ट सीरीज है जिससे आपके इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके भी मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते थे। रेजोनेंस हर साल रेगुलर बैच भी लॉन्च करता है, किससे रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, जिससे कंप्लीट बोर्ड की पढ़ाई कराई जाती है। उसमें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है। तो बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स लाए तो आप यहाँ ज्वाइन जरूर करें, जिससे आपके बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स हो, आपको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस की बात करें तो Ni इक्वल्स टू Ne इंटू NH। तो आपको N क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Ne निकालना है तो Ni स्क्वायर अपॉन NH। आपके पास दोनों वैल्यू दी हुई है, आप वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अभी कैलकुलेशन आपने की होगी मैं मानता हूँ, और उस कैलकुलेशन से आपका आंसर करेक्ट आया होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो आंसर्स की बात करें, इसमें जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 5 × 10⁻22, यानी कि 5 × 10⁻22, दैट इज डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट बात की जाएगी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, N2P, होल कहाँ मूव करते हैं, P2E, P2N। तो देखें, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम P रीजन इनटू द N रीजन। इलेक्ट्रॉन नो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, N2P, रॉन्ग हो गया। बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल डिफ्यूज फ्रॉम N रीजन इनटू P, बोथ N2P नहीं जाते, दोनों अपने अपने और डोमेन से मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम N रीजन, सही है, एंड P रीजन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम P टू N, सही है बेटा। ये आंसर आपका C करेक्ट होगा, क्योंकि बोथ इलेक्ट्रॉन होल्स फ्रॉम P रीजन इनटू, नो आंसर C इज करेक्ट। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से अपन 3 डिस्कस कर चुके हैं। 30 समय और में भी ये बेटा आपको ऊपर वाला क्वेश्चन वैसे इजी था, वो टफ लगे तो अलग बात है, लेकिन वो इजी क्वेश्चन है। इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन में क्या होता है, इनिशियली की बात करें तो डिफ्यूज करंट इज लार्ज होती है कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए इज अ करेक्ट आंसर, थर्ड का। और फिर दिया हुआ है यहाँ पे एक ऐसी वोल्टेज दिया है, V इज 0.5 sin 100πt वोल्ट इज टर्न। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की गई है एंड फुल वेव रेक्टिफायर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस देम रेस्पेक्टिवली। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी बेटा एफ निकालोगे तो यहाँ पे ये पीक वैल्यू हो गई आपके पास, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई 100πt, ये ओमेगा टी होता है ना, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसके हाफ वेव रेक्टिफायर की 50 हर्ट्ज आ रही है, और वो जस्ट फुल वेव रेक्टिफायर उसको क्या कर देता है, डबल कर देता है, तो 50 हर्ट्ज एंड 100, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी, यही आएगा बेटा आंसर डी।
आंसर डी हो जाएगा ना, आउटपुट 50 हर्ट्ज दी हुई है तो। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो लेंस से रिलेटेड है। लेंस में आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छा है, थ्योरी नहीं पढ़ें तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पे फिजिक्स में तो अधिकतर जब भी केस बेस्ड अपन ने दिए थे वो भी यही था, मैंने यही गाइडेंस किया था कि आपको यदि क्वेश्चंस पढ़ने पे जरूरत पड़ रही थ्योरी पढ़ने की तो पढ़ें, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस करें और डायरेक्ट क्वेश्चंस हो भी रहे हैं। नेक्स्ट बात की जाए, थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग लेंस दी हुई है जिसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है आपके पास, एक कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है ऑफ फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग लेंस की बात करोगे तो फोकल लेंथ एफ 20 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव ये होती है, एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग लेंस एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ये होगा डाइवर्जिंग लेंस के लिए। आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस, पावर निकालनी है तो पावर कॉम्बिनेशन पहले 1/f, इसमें कितना होता है 1/20 माइनस प्लस होता है लेकिन ये -15 सेंटीमीटर है तो ये हो गया कितना 60 होते हैं, ये 3 प्लस माइनस -4 तो ये हो गया -1/60, ये तो हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/60 माइनस में हो गया, मतलब f 1/60 आए तो पावर निकालें तो p इज इक्वल टू 1/f होता है तो -1/60, ये किस में था सेंटीमीटर में, तो ये पावर किस में लेनी होती है मीटर में, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 100 हो गया, तो ये कट होने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -5/3 डायोप्टर, यानी कि -5/3 का मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका कौन सा आंसर आ रहा है बेटा, आपका बी ऑप्शन राइट है, चेक करें आपका आंसर बी आया है, बी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर एंड 2r इफ द फोकल लेंथ ऑफ दीज लेंसेज, फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, जब 2 रेडियस दी हुई है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1/f इक्वल टू म्यू 2 1 - 1/r1 - 1/r2, इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या निकालें दी फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस, कितनी दी हुई है फोकल लेंथ 4/3 इंटू आर, म्यू -1 और रेडियस कितनी दी हुई, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर माइनस, और ये माइनस में लेते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में इस साइड साइन कन्वेंशन लेना ना भूलें, इस साइड की इधर होगी और इसके लिए इस साइड वैल्यू होगी, तो ये हो गया -2r, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, कैलकुलेशंस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4r, ये तो इधर वैल्यू बची -1 ये हो गया आपके पास 2r, एलसीएम हो गया प्लस हो गया तो r, तो 2 + 1 यानी कि 3 ये हो गया, तो ये 3 कट और ये 2 से ये 2 टाइम्स कट, ये 2 बचेगा यहाँ पे 2r और r से r तो खत्म, तो म्यू 1/2 -1 है, निकालना क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1/2 + 1 यानी कि 3/2 आंसर आएगा आपका 3/2, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस थे इस पेपर में जिसमें अप्रोक्स में आंसर आए थे स्टार्टिंग में, मैं मानता हूँ, बट एट प्रेजेंट जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी है। दी फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, फोकल लेंथ इंक्रीज व्हेन द लेंस इज डिप्ड इन वाटर, तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला कितना हो जाता है बेटा आपके पास, वैसे देखा जाए फोकल लेंथ का फॉर्मूला उसी से अभी अभी जो देखा है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, आपके पास फोकल लेंथ की बात करेंगे तो ये होता है म्यू 2 1 -1 1/r1 - 1/r2, तो ये माइनस माइनस प्लस कर दूं और ये r हो गया, तो ये हो गया 2r, तो f कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास ये 2/r, तो r ऊपर चला गया अपॉन 2 म्यू -1 म्यू 2 1, यही हो रहा है। तो देखो जब ये म्यू की बात करोगे तो ये वैल्यू कम होगी, तो आंसर यहाँ पे इंक्रीज व्हेन द लेंस इज डिप्ड इन वाटर, वाटर में डिप्ड कर दोगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, सही है, ठीक है, आंसर ए इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका थिन कॉन्वेक्स लेंस एल ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई एल दिया है, फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव ही होगी, एंड कॉनकेव मिरर ऑफ एम फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव -15
centimeter are placed coaxially 40 centimeter apart as shown in figure. A beam of light coming parallel to the principal axis is incident. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, राइट. द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ. तो पहले इसके लिए इमेज निकालें. ये इसकी इमेज इसके लिए किसका काम करेगी बेटा, ऑब्जेक्ट का. तो इसकी इमेज निकालोगे तो लेंस फॉर्मूला कितना होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. तो ये होगी 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस, और ये माइनस इन्फिनिटी हो गया तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 सेंटीमीटर में ही था डाटा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी इमेज इधर कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे. तो इसके लिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि उस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट इस साइड है तो नेगेटिव वैल्यू होगी. तो आपके पास अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो यहाँ पे हो गया 1/f माइनस 15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 30, नहीं 1/v तो निकालना इमेज, माइनस प्लस ये माइनस 30, तो ये वैल्यू हो गई 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस माइनस माइनस तो 1/30. तो ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपके पास, 1/v इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 एलसीएम आता है तो -2 + 1, यानी कि v की वैल्यू आ गई -30 आने का मतलब नहीं, अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटा. वैसे इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है तो 2f हो गया 30, यानी कि इमेज अगेन कहाँ बनेगी, 2f पे. तो 30 सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते थे. डायरेक्ट दिमाग टाइम बचाओ तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f पे. तो ये वापस 30, यही इमेज बन रही है. यही इमेज बनने का मतलब आंसर पढ़े हम, द फाइनल इमेज फॉर्म विल बी फॉर्म्ड एट. इससे तो 30 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर. लेंस सारे ऑप्शंस किससे दिए हैं बेटा, लेंस से. तो लेंस पे फोकस करें तो ये 30 सेंटीमीटर है तो इस साइड क्या होगी, 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर वाले आंसर दो हैं, लेफ्ट लेंस और राइट. तो किसकी बात होगी, ये लेंस है तो इसकी ये साइड कौन सी है, राइट साइड. राइट साइड होने का मतलब 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस. ठीक है, 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस पे आपका आंसर आएगा. इसी का सेकंड फोर्थ क्वेश्चन से और वाला अभी पेंडिंग है. मैंने कहा थर्ड, इससे पहले वाला और जो था वो थर्ड सेक्शन में था, यहाँ पे और वाला पार्ट किसमें, फोर्थ वाले पार्ट में. तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा. यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन पैरेलल आ रही है बेटा, यानी कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है. कॉन्वेक्स लेंस, वही कॉन्वेक्स लेंस है. L1 दिया हुआ है, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही होगी इसके लिए. फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट अनदर कॉन्वेक्स लेंस L2 ऑफ फोकल लेंथ. कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ अगेन पॉजिटिव होगी. इसको F1 मान ले, इसको मान लेते हैं F2. इस प्लेस को एक्चुअली 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, L1 द नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम L2 विल बी. इसी को भी उसी टाइप से आप सोल्व करेंगे. अगेन सेम क्वेश्चन है बेटा, ये दिया हुआ है, दूसरा लेंस ये कोएक्सियली है, इनके बीच की 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. इस पे इंफिनिटी 1/v माइनस ये इंफिनिटी हो गया, तो ये वैल्यू थी 1/16. तो 1/16 1/v, तो ये हो गया v इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. इससे यहाँ कितनी 40 सेंटीमीटर थी, इधर बन रही है कहाँ पे 16 सेंटीमीटर पे. तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 24. इस वाले लेंस के लिए L2 के लिए कितने हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर. तो ये 1/f, इसके लिए कितनी दी हुई बेटा, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, 1/v माइनस, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इमेज कहाँ है, इसके लिए इस साइड है तो -24 है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/12 माइनस माइनस प्लस हो गया. तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन इधर आके अगेन माइनस हो जाएगा बेटा 24. तो यहाँ पे v जो आएगा ये 24, तो ये हो गई वैल्यू 2 - 1, तो v हो गया 24. v इक्वल टू हो रहा है कितना 24. अब 24 हो रहा है तो अब 24 कैसा होगा, लेंस है तो रियल इमेज होगी, ये तो कंफर्म है, इसे रियल में 24 सेंटीमीटर. तो आपका आंसर क्या आएगा, ए आंसर आपका राइट होगा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट बात की जाए अब मेजर क्वेश्चन. यहाँ पे आके केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए. तो अब मेजर क्वेश्चंस की बात करें तो मेजर क्वेश्चंस सेक्शन ई में वैसे आपके लिए ये थोड़ी रिलीफ था,
क्यों? क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन थे जो हमने आपको इंपॉर्टेंट बताए और जो डेरिवेशन वाला पोर्शन था। ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ये ध्यान रखें। अधिकतर जब भी डेरिवेशन करवाया जाता है तो किससे किया जाता है बेटा? कॉनकेव से रिलेटेड। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर लेना है और हेंस ऑब्टेन द मिरर इक्वेशन। आपको मिरर इक्वेशन निकालनी है तो मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल्स टू, ये डेरिवेशन से बेटा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u डिराइव कर सकते हैं आप। मैंने डेरिवेशन आपको कॉपी में करवाया भी है। नेक्स्ट बात करें, वाई आर द मल्टी कंपोनेंट लेंस यूज्ड फॉर बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्यों लिया जाता है? कि वहाँ पे जो इमेज फाइंड हो वो क्या हो? क्लियर इमेज हो, वो क्रोमेटिक एब्रेशन से रिलेटेड उसमें डिफेक्ट्स जनरेट ना हो, उस डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए आपको मल्टी कंपोनेंट लेंस यूज लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगेन एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, वो दी हुई है। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि एम दिया हुआ है, 1 कैपिटल एम, और द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस यानी कि एफ ई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे आपकी फाइनल इमेज बनती है। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या फॉर्मूला लगता है आपके पास? एम इक्वल्स टू एम नॉट एम ई ये हो गया 200, ये हो गया एफ नॉट अपॉन माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, और ये होता है डी बाई यू ई। ठीक है, यू ई को अपन एफ ई भी लिख सकते हैं। और जब इन्फिनिटी की बात हो रही है तो ये एफ ई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं बेटा। तो इन्फिनिटी की बात करें, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एम नॉट निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? एम नॉट इक्वल्स टू 200 इंटू एफ ई अपॉन, ये इसकी फोकल लेंथ, ये माइनस में लोगे, ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, एफ ई अपॉन डी, क्योंकि ये माइनस है और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? -25 सेंटीमीटर। तो इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। एफ ई आपके पास दिया हुआ है कितना? आई पीस लेंस 2 सेंटीमीटर, ये तो हो गया 2 सेंटीमीटर और डी होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में था। आप यहाँ से सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन हो ये। नेक्स्ट बात की जाए इसी में और वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी इजी था बेटा। आप जो भी अटेंड करना चाहें, इससे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे, ये वाला पार्ट भी आप अटेंड कर सकते थे, ये भी इजी था। दोनों पार्ट इजी थे बेटा, 5 मार्क्स आपके इजीली गेन कर सकते थे। डिफरेंस बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे, वेव फ्रंट क्या होती है? इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द हाइपोथेटिकल मीडियम। और रे की बात करें तो रे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट, और ये एनर्जी ट्रांसफर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, राइट। स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लो, जो मैंने बीबीटी 5 में दिया था बेटा। बीबीटी 5 वाला बोर्ड पैटर्न पे हम 5 टेस्ट करवाते हैं, जिसमें से 5th नंबर वाला जो टेस्ट था जस्ट बोर्ड से पहले स्टार्ट होने से पहले, और एक पेपर बोर्ड के जस्ट पेपर से पहले करवाए, यानी कि 2 डेज बिफोर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वही आपके पेपर में मिला है। ये लो डायरेक्ट डेरिवेशन से बेटा आप कर सकते हैं इसको, कि लाइट इंसिडेंट होगी वेव फ्रंट में और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डेरिवेशन वाला पोर्शन से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो S1 S2 यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को अपन करें तो इजी न्यूमेरिकल है बेटा, ध्यान दें बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे वेरीफाई लो, ये वाला तो कर ही दोगे ना बेटा। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, ये इसके पैरेलल आएगी, ये लाइट यहाँ तक जाएगी, जब तक ये इधर जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या करने थे, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, कॉन्कुरेंट प्रूव करते हैं, और कॉन्कुरेंट प्रूव करते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर आ जाता है। बात करते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, S1 और S2 स्लिट्स दी हुई है और 3 mm अपार्ट। 3 mm अपार्ट का मतलब ये डिस्टेंस कौन सी हो गई? स्मॉल डी। द स्क्रीन इज प्लेस्ड यानी कि कैपिटल डी अवे फ्रॉम द स्लिट इफ इट इज ऑब्जर्व दैट द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट वाली है और वो भी फोर्थ है, इज अ डिस्टेंस इतने मीटर फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज। ठीक है, क्या बोल रहा है इसका मतलब? YN किसका? ब्राइट का। कौन सी वाली? फोर्थ। ठीक है, ये ब्राइट है लेकिन 4th नंबर वाली है, और इसके बीच की डिफरेंस माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ही दी हुई है। और ये YN किसके लिए? डार्क के लिए, लेकिन कौन सी वाली डार्क है बेटा?
सेकंड डार्क का मतलब ये 2 है और ये कितनी डिस्टेंस दी हुई है 5 mm। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है एन लेमडा डी अपॉन डी माइनस ये हो गया ब्राइट के लिए एन की वैल्यू 4 रख देंगे ना, और ये 2 लेमडा डी 2n-1, इसके लिए फॉर्मूला कितना होगा 2n-1 लेमडा डी अपॉन 2d। ये हो गया आपके डार्क के लिए इक्वल्स टू 5 mm। इसमें वैल्यू पुट कर दे बेटा, अपने आप n की वैल्यू यहाँ 4 थे और यहाँ n की वैल्यू 2 है। पूरी वैल्यू सोल्व करके जब आप आंसर फाइंड आउट करोगे तो मैं आंसर बता देता हूँ आपका आंसर क्या आएगा। आपका आंसर आएगा बेटा जो आंसर आएगा बेटा वो आपका होगा 6000 नैनोमीटर। इसको सोल्व कर लेना और आपके पास लैम्डा आ जाएगा 6000 नैनोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे ये पोर्शंस बिल्कुल इजी था बेटा, इजी। मानता हूँ आगे के क्वेश्चंस थोड़े टफ थे, बट ये डेरिवेशन देखो, मैंने कहा था डाई कैपेसिटर में 3 डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में वैक्यूम है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड है, और कंप्लीटली फील्ड और ये पार्सली फील्ड वाला डेरिवेशन मैंने आपको करवा रखा है। यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट दी हुई है और उसके लिए जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा, इसका फॉर्मूला C = ε0 A अपॉन T अपॉन εr प्लस D माइनस T। ये वाला जो डेरिवेशन था ये आपको कंप्लीट करना है डेरिवेशन पोर्शन से। यहाँ नीचे दिया हुआ है 2 कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन फर्स्ट, पहला सीरीज में कनेक्टेड है, आफ्टर दैट पैरेलल में कनेक्टेड है, और 100 वोल्ट डीसी सोर्स है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इन 2 केस आर 40 मिली जूल। किसमें टोटल एनर्जी इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 केसेस, यानी कि फर्स्ट में इतनी सेकंड में इतनी, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी निकालनी तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है हाफ ऑफ CV², ये होता है। तो ये C क्या लगेगा बेटा, इक्विवेलेंट लगेगा। फर्स्ट सीरीज की बात करें तो सीरीज में कितना आ जाती है वैल्यू आपके पास C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही आती है बेटा। पैरेलल में आपके पास 2 डिफरेंट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन फर्स्ट सीरीज में पैरेलल वाला काम करता है, ये ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पे, और ये तो हो गया सीरीज में, और पैरेलल में लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, वही हाफ C नेट V², और इस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसमें C1 प्लस C2, और इनकी वैल्यू दी हुई है, V आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो आपके पास C1 C2 अननोन है, जिसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। मानते हैं कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, बट आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, मैं मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वही क्वेश्चन है जो अपन ने टेस्ट में दिया था। देखो यहाँ पे बस यहाँ पे मैं केवल 5x² लेता था, उसमें +2 कर दिया, उससे डरना नहीं है। 5 की जगह मैं कुछ भी C लेता था। 200x आई कैप में भी अपन ने इस टाइप की क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ से कुछ डिस्टेंस रख के भी वो क्वेश्चन किए हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट में भी क्वेश्चन किए हैं। तो इसमें आपको सेम न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। और फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इनफिनिट प्लेन सीट, डेरिवेशन करवाया है। सीट वाला डेरिवेशन तो मैंने जस्ट अभी BPT 4 में दिया था। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं 80%, सबकी तो बात नहीं करूंगा, कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आए इसमें, बट 80-85% वो क्वेश्चंस है जो आपके टेस्ट सीरीज में थे। आप टेस्ट सीरीज भी सही ढंग से प्रिपेयर करके यदि टेस्ट देते हैं अपने रेजोनेंस के, तो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। आप अपने छोटे ब्रदर कलीग्स को गाइडेंस दें कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें रेजोनेंस की, कहीं पे भी पढ़ें। और मैं तो ये कहूँगा कि पढ़ो भी तो यहीं, जब टेस्ट सीरीज से जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो साल भर जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं लास्ट होते तो आप फिजिक्स ही नहीं कहूँगा मैं, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और ऑल सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। ये तो डेरिवेशन हो गया बेटा, कर ही लोगे, सेट लेके अपन ने करवाया हुआ है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला डेरिवेशन है। न्यूमेरिकल की बात करें तो आपको पता है ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस से ही फ्लक्स होगा, क्योंकि ओवरऑल सरफेस इधर वाली क्या हो गई 90 डिग्री एरिया वेक्टर के साथ। तो इन दो सरफेस के साथ ही फ्लक्स होगा। तो फाई नेट कितना होगा वैसे φ1 प्लस φ2, और फाई का फॉर्मूला कितना होता है EDA कोस थीटा। तो EDA कोस थीटा में फाई ये होता है EDA कोस थीटा, ये हो गया फर्स्ट के लिए, ऐसे हो गया EDA कोस थीटा, ये हो गया सेकेंड सरफेस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो कितना दिया हुआ है बेटा
5x² प्लस 2, और एरिया बात करोगे तो एरिया कितना हो गया, साइड का स्क्वायर, साइड दी हुई है क्यूब साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, बाद में रख देंगे वैल्यू, ये a² हो गया। और इसमें कोस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, तो कोस 180 तो -1, ये फर्स्ट वाली बात हुई। प्लस सेकेंड वाले की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा 5x² प्लस 2 DA अगेन a², और ये कोस 0 यानी कि 1। दिक्कत ये आती है बेटा यहाँ पे जब x की वैल्यू रखते हो तो x इसी वाली सरफेस पे कितना हो जाएगा, 0, इसी के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे क्योंकि x की डिस्टेंस, तो यहाँ तो बचेगा केवल 2a², ये -1, और इधर कितना हो जाएगा बेटा, ये x जो है वो a के इक्वल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5a² प्लस 2 इंटू a², और ये 1। ठीक है, अब आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, इसको मल्टीप्लाई करोगे सोल्व करोगे तो ये फाइनाइट आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे सेकंड जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, चार्ज यही पूछा है। जब चार्ज की बात करोगे तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होता है 5/ε0, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू Q/ε0 होता है, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5E0। इसमें वैल्यू रख सकते हो आप, 5 की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, 5 नेट फाइंड कर देंगे, और ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, वैल्यू रखो, सोल्व करो, आपके आंसर जरूर आएंगे। तो ये वाला पोर्शन इजी था, इसमें मानते हैं ऊपर वाले पोर्शंस में कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, तो ये वाला आप पार्ट अटेंड करते और पूरे नंबर ला सकते हो। मेंशन द फैक्टर्स विच आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट डिपेंड्स। मेंशन फैक्टर्स किस किस पर डिपेंड्स करती है ये आपको बताना है। इसके बाद बात करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें किस किस पे डिपेंड करेगी, अपलोड दी वेरिएशंस। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है 1/2π√LC, यही होता है बेटा, 1 ले लो डायरेक्ट ऊपर। तो ये किस किस पे डिपेंड करती है, इंडक्टर और कैपेसिटर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है बेटा, अरे कोई डाउट। अब बात की जाए इसी में, नेक्स्ट पूछा था कि यहाँ पे शोइंग प्लॉट ग्राफ, तो इसका ग्राफ जो होता है इम्पेडेंस, यानी कि इधर तो फ्रीक्वेंसी हो गई और इधर, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ होता है आपका। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इम्पेडेंस से रिलेटेड जो ग्राफ है इसका, ये ग्राफ बनेगा, आप ये ग्राफ बना दें। ठीक, वैसे इसकी जगह आप नीचे वाला क्वेश्चन अटेंड करते तो वो इजी होता, ये भी इजी है वैसे ऊपर वाले ग्राफ में, केवल क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन था 1 मार्क्स में होगा। फिर विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, आपको ट्रांसफार्मर की वर्किंग मैंने कहा था अगेन एंड अगेन आपको रटनी है, जिसमें 2 टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, 2 स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शंस के थ्रू इसका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शंस, उसके थ्रू एक कॉइल से फ्लक्स पास होता है दूसरी पे, तो फेराडे लॉ यूज लेते हैं, EMF इक्वल टू -N-dφ/dt लेते हैं, जिससे इक्वेशन बन जाती है आपके पास ES/EP इक्वल टू NP, ES लिया है तो इधर भी NS/NP। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसके जो शॉर्ट में न्यूमेरिकल लोगे, फिर ES/EP इक्वल टू NS/NP, इससे सोल्व कर सकते हैं। फिर इक्वल टू करंट से रिलेटेड, तो वो कंप्लीट वर्किंग हो गई। और 2 लॉसेस, हाँ, राइट डाउन 2 कॉज ऑफ एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस 2 ही की बात की गई, मैंने तो आपको 5 लर्न करवाई है। कॉपर लॉस होता है, फ्लक्स लीकेज होता है, स्ट्रेसिस लॉस होता है, हमिंग लॉस होता है। ठीक है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये भी आप अटेंड कर सकते हो। उसकी जगह नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें तो हेल्प ऑफ एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, बिल्कुल AC जनरेटर मैंने 3 बार आपको टेस्ट में दिया था। इस बार मैंने कहा था इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात बोली है कि EMI से रिलेटेड आपको 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगवाए थे, उसमें AC जनरेटर, कोएक्सियल वाला सोलेनॉइड और BLV वाला। तो 3 में से 2 टॉपिक आपके पेपर में है बेटा, ये डेरिवेशन से आप सोल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ रेडियस स्पीड v, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो इसका डेरिवेशन छोटा सा EVR/2 मैंने करवाया अभी, ये आपके पास ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, तो आपको पता है करंट I इक्वल्स टू I करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट लोगे तो IA, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और I कितना होता है बेटा यहाँ पे जब सर्कुलर लूप में मूव करता है तो
कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर रूप में मूव करे तो EV/2πr, और ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एरिया, तो ये आर से आर कट, पाई से पाई कट, तो ये फॉर्मूला कितना आ गया EV/2, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आपके पास। नेक्स्ट तो यहाँ पे आके आपका पेपर 33 था, इसी का पार्ट खत्म होता है। तो मैं बात करूँ ओवरऑल, अपन यहाँ बात करें तो मेजर क्वेश्चंस आपके लिए इजी थे, 15 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस टफ थे, बट वहाँ से भी आप 16 में से 10 to 12 मार्क्स, मैं तो ये कहूँगा मैक्सिमम मार्क्स, लेकिन मिनिमम माने तो 10 to 12 मार्क्स वहाँ से गेन कर सकते थे। क्वेश्चंस बी में एक क्वेश्चन ओनली टफ था वहाँ पे, और तो सब इजीली क्वेश्चंस थे, आप लिख सकते हो। सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चंस, 1 to 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको दिमाग लगाना है। तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट था बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और जिसका ज़्यादा अच्छा ना गया हो वो इस पेपर की टेंशन छोड़ के नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि इसमें जो आपके कम मार्क्स हुए होंगे वो नेक्स्ट पेपर आपको गेन करवा सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपको सबक लेना है कि कुछ मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और रेगुलर पढ़ाई करते रहना है। होपलेस ना हो, अदरवाइज आगे के पेपर बिगड़ सकते हैं, आपकी परसेंटेज डिक्रीज हो सकती है। इसलिए इस पेपर की टेंशन यहीं छोड़े, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशंस में लग जाए। बेस्ट विशेस।